नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं 100 मिनट। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई। आज 10वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र राजस्थान में संचालित किया गया। इस परीक्षा में प्रदेश के 10,62,341 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए। परीक्षा के दौरान अनेक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए। आज परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व विद्यार्थियों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई। आज इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने अनेक परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। शर्मा ने बताया कि आज अंग्रेजी का प्रश्न पत्र संचालित किया गया है, जिसमें सभी राजस्थान की परीक्षा केंद्रों पर सुव्यवस्थित रूप से परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने सबसे पहले आर्यपुत्री स्कूल का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 10,66,000 विद्यार्थियों द्वारा नामांकित होकर 10वीं की परीक्षा दी जा रही है और अनेक केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा की निगरानी भी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। आज 10वीं कक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है, अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है और सभी परीक्षा केंद्रों पर संचालित हो रहा है। परीक्षा पूरे राजस्थान में शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो गई है और निरंतर चल रही है। मैं अजमेर मुख्यालय के कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहा हूं। अभी आर्यपुत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया है। सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई हैं। परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है और यहाँ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आज सभी कैमरे सुचारू रूप से संचालित पाए गए हैं और परीक्षा नियमानुसार संचालित हो रही है। करीब कितने विद्यार्थी आज परीक्षा? पूरे राजस्थान में 10,66,000। जिले भर में कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार के साथ एसबीआई के चुनावी बॉन्ड पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। अजमेर में कांग्रेसियों द्वारा रैली निकालकर एसबीआई शाखा के बाहर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पुष्कर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी एसबीआई शाखा के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज केंद्र सरकार के साथ एसबीआई की चुनावी बॉन्ड पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर एसबीआई की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने एसबीआई चुनावी बॉन्ड को मिलीभगत का खेल बताया। कांग्रेस ने कहा कि एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की समय सीमा 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की याचिका दायर करना स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सरकार बहुत कुछ छिपाना चाहती है। इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि बैंकों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होता है, इसलिए इस रिकॉर्ड को निकालना मिनटों का काम है। इसके बावजूद समय मांगना दिखाता है कि एसबीआई चुनाव से पहले भाजपा को एक्सपोज होने से बचाने के प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया वो देश में भ्रष्टाचार का बनाया। कांग्रेस सरकार पे बहुत आरोप लगाए, काला धन वापस लाऊंगा देश में और उन पैसे को देश की जनता में बांटूंगा 15-15 लाख रुपए के रूप में। 10 साल हो गए पूरे, एक भी पैसा, एक भी न तो काला धन 1 रुपया आया और न जनता को मिला। अब 10 साल में वो सत्ता में आने के बाद में उन्होंने कितना काला धन इकट्ठा किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसका बहुत बड़ा नमूना है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बार बार बोला है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेकर उनको अनड्यू बेनिफिट दिए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां नहीं कह रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्होंने जजमेंट दिया कि 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया, किस पार्टी से आया और क्यों आया, इसका लेखा जोखा उनको कोर्ट में पेश करना है। अनफॉर्चुनेट है कि एक दिन पहले स्टेट बैंक से ये कहलवाया गया कि हमें अभी टाइम चाहिए लेखा जोखा लेने में और देश को बताने के लिए 30 जून का समय मांगा है। सब जानते हैं इस चालाकी को कि अब देश में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी घबराए हुए हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बता देंगे तो हमारा करप्शन है वो देश की जनता के सामने आ जाएगा। इस बात से डरते हुए उन्होंने 30 जून तक का टाइम मांगा है। आप जान रहे हो कि आईटी का ज़माना है,
बैंक एक सेकंडों में कितने उनके अकाउंट्स होल्डर हैं, किसका कितना पैसा है, ये बता सकते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमानी पे, तानाशाही पे उतरे हुए हैं। देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी इनकम टैक्स के जरिए, वो भी ये देश देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी जो मुद्दे बना रहे हैं, जो हमारे देश के बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, उस पर मोदी जी की सरकार चारों तरफ से घिर गई है, कोई जवाब नहीं दे रही है। आने वाला जो समय है, ये हम मानते हैं कि ये देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और देश की जनता जाग उठी है, जान चुकी है और मोदी जी को सही वक्त पर जवाब मिलेगा। जिस तरह आप सब जानते हैं, देश की जनता जानती है कि जो काले धन के नाम पर काला धन हम उजागर करेंगे, वो पार्टी सत्ता में आई और उस पार्टी ने खुद ने जो काले कारनामे किए उनको उजागर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भी आपको किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, उसका उजागर एसबीआई बैंक, जिसके पास लगभग 22,217 लोगों का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है पार्टी का, उस चीज़ को उजागर करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने 1 महीना बीत जाने पर एक दिन पहले जो 6 मार्च की उनको डेट दी हुई थी, तो 6 मार्च की डेट की जगह उन्होंने 5 मार्च को कहा कि 30 जून तक जो है एसबीआई कह रही है कि हम उसको प्रस्तुत कराएंगे। लेकिन उस चीज़ को उजागर करने के लिए एसबीआई इतना समय कब ले रही है, जब 48 करोड़ खाते एसबीआई के अंदर कंप्यूटराइज हैं, जब उसकी 23,000 जो है ब्रांचें पूरे देश के अंदर हैं और 65,000 एटीएम उसके देश के अंदर जो चल रहे हैं, जो कंप्यूटराइज्ड है, जिसका एक बटन दबाने से सारी चीज़ आ जाती है। वो 22,217 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए अगर 5 महीने का 6 महीने का समय मांग रही है, तो इसमें साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव और सत्ता में बैठे हुई हमारे जो है मोदी जी का दबाव उन पे है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है वो पूर्ण रूप से उजागर होने जा रहा है। 12,200 कुछ करोड़ रुपया जो है कुल जो है 5 साल के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आया है, जिसमें 6,300 करोड़ रुपया अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। तो इस चीज़ का साफ साफ जाहिर है कि उन उद्योगपति घरानों को उन्होंने सीधा लाभ पहुंचाया और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है चंदे के रूप में उनसे रिश्वत ली है। और साफ साफ उजागर है कि देश की जनता के साथ जो है देश की संपत्तियां बेच के उन लोगों को देके तो धनाढ्य किया जा रहा है और देश की जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और जिस तरह देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विरोध में जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज एसबीआई लाल कोठी जो पीली कोठी के सामने ब्रांच पुष्कर में एसबीआई बैंक के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर के प्रवक्ता शरद वैष्णव ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाकर 6 मार्च तक एसबीआई बैंक को चुनावी चंदे से प्राप्त धन की समस्त जानकारी न्यायालय में देने की हिदायत दी गई थी, परंतु एसबीआई बैंक ने यह जानकारी दिनांक 6 मार्च तक देने में असमर्थता व्यक्त की व 3 महीने का समय मांगा। इसकी एकमात्र वजह सरकार का दबाव है, जिसमें आकर बैंक कार्य कर रहा है और सरकार और बैंक की मिलीभगत है, जो इस चुनावी बॉन्ड योजना की राशि में गड़बड़ी की आशंका की ओर इशारा करती है। इस कारण ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय जोशी के नेतृत्व में एसबीआई की महादेव चौक छोटी बस्ती पुष्कर स्थित शाखा पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार हम सब कांग्रेस पदाधिकारीगण और कांग्रेस कार्यकर्तागण एसबीआई बैंक के बाहर मौजूद हुए हैं और हमारे यहाँ मौजूद होने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होते हैं, जो अननोन पर्सन अननोन सोर्स की तरफ जो डोनेशन पार्टीज़ को दिया जाता है, उसके अंदर पूरे भारत में 55% बीजेपी को डोनेशन हुआ है। तो आज का समय यह है कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन चली जा रही है, उस पर बीजेपी ने एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई अपने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के खुलासा नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस कारण नहीं कर रहे हैं कि इससे खुलासा हो जाएगा कि बीजेपी को किस किस ने और किस किस उद्योगपति ने फंडिंग दी है। इसमें हो सकता है अडानी जी का नाम आ सकता है, अंबानी जी का। तो इसीलिए ये लोग
इस बॉन्ड्स को ओपन नहीं कर रहे और नाम खुलासा नहीं कर रहे। और हमारी मांग ये है, एक बार आप नाम खुलासा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की जो फंडिंग है उसकी जड़ें कहाँ से आती है। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और हमारे सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। इसका मुख्य मूल कारण ये है कि जो केंद्र सरकार की जो चुनाव की जो बॉन्ड की योजना है उसमें कितना पैसा लगा है, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी जो 6 मार्च को देनी थी जो सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई बैंक ने नहीं दी है। इसमें हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है कि बैंक जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में है, ये दिया जाए, इसको हम जल्दी इस योजना का वो खुलासा करें और धन कितना है वो खुलासा करें। इसके लिए हमने आज प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आदि उपस्थित हुए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में एसबीआई बैंक के यहाँ प्रदर्शन किया गया, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बैंक को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक जो एसबीआई बॉन्ड योजना है उसका खुलासा करें, लेकिन इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर 30 जून तक का समय मांगा, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो 55% बीजेपी को मिला है। तो एसबीआई सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है इस चुनाव में। इसी संदर्भ में जो ये प्रदर्शन किया गया, क्योंकि एसबीआई द्वारा किस पार्टी को कितना चंदा मिला है उसके बारे में घोषणा नहीं की जा रही है और सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रही है और कालाधन की खुलासा नहीं कर रही है। शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। पड़ाव क्षेत्र के पीछे जनता मार्केट में भी लगातार चोरों द्वारा आए दिन दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें शॉल ओढ़कर दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा एक इंसान, लेकिन दुकान में सेंट्रल लॉक लगे होने की वजह से दुकान में चोरी होने से बच गई। लेकिन दुकानदारों ने आए दिन चोरी की वारदात होने पर आक्रोश जताते हुए नाराजगी प्रकट की। पड़ाव क्षेत्र के पीछे जनता मार्केट में लगातार चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आए दिन क्षेत्र में चोरों द्वारा दुकानों के ताले तोड़कर चोरी के प्रयास किए जा रहे हैं और कई बार सफल रहकर चोरी की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। इस पर आज दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि क्षेत्र में करीब 45 दुकानें हैं और आए दिन चोरों द्वारा दुकानों के ताले तोड़े जाते हैं, लेकिन दुकानों में सेंट्रल लॉक लगा होने की वजह से ताले नहीं खुल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में पूर्व में भी पुलिस को अवगत कराया गया, लेकिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। जी हाँ, ये जो है जनता मार्केट पड़ाव का है। ये पूरा जो मार्केट है होलसेल मार्केट है, अपना बाजार के जस्ट पीछे वाला मार्केट है। यहाँ पे पिछले 20-25 दिनों से रोज आए दिन लोगों के ताले टूट रहे हैं। डेली आए दिन ताले टूट रहे हैं। पहले किसी किराने वालों के 4 ताले टूटे थे, उसके पास में शिव शंकर वाले के पास में हमारी कुछ दुकान है, वहां पे भी ताले टूटे। चोरों को इतना हौसला बुलंद है कि ताले भी साथ में लेके जाते हैं, शटर छोड़ के जाते हैं। इंटरलॉक होने के वजह से किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो ताले लेके जाते हैं, जो भी और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ कहीं किसी की रेजगारी, किसी की दुकानदार की रेजगारी पड़ी थी वो ले गए। ये इनके इतना खौफ, इनको इतना डर खत्म हो गया है कि इस पड़ाव मार्केट में आए दिन रूटीनली होता है। अब इनका एचए वालों का जो काम ये हुआ है, इनके भी दोनों इंटरलॉक सारे तोड़े गए हैं, ताले नहीं टूटे। पास में इनकी दूसरी दुकान है, उसमें से बड़ी वाली चाबी निकाल के इन्होंने उसको भी खोलने की कोशिश करी। मतलब उनकी इतनी बड़ी रेकी है, उनको मालूम था कि यहाँ से, उनको इतना मालूम था कि इस दुकान में ताले की चाबी पड़ी, बड़ी वाली चाबी पड़ी है। उस पहले उस शटर को खोला है, बाद में इनके तालों को तोड़ा है। अगर ये ताले नहीं टूटे तो उस चाबी से उन्होंने उसको खोलने की कोशिश करी है, लेकिन इंटरलॉक होने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों कैमरे तोड़ के गए हैं। ये अब इस पड़ाव बाजार में, गिदवानी बाजार में भी कल किसी के परचूनी वाले के ताले टूटे हैं। मतलब ये खौफ, मतलब ये चीज इतनी हो गई कि आए दिन, जबकि हमने यहाँ पे एक चौकीदार को भी रख रखा है, जो हमारा प्राइवेट चौकीदार है, हम उनको सैलरी देते हैं सब जने मिलके, लेकिन अब वो 3 बजे चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है हमें नहीं पता। मतलब एक बार पहले हमने व्यापार प्रकोष्ठ के हिसाब से हमने कलेक्टर थाने में शिकायत करी थी, लेकिन अब उनकी गश्त कब लगती है हमें नहीं पता। हमें तो ये डर लगता है कि रात को घर जाएं, सुबह हमें ताले
साबुत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें विश्वास नहीं है। तो गश्त लगती है कि पुलिस? अब गश्त लगती होगी, हम तो रात को घर पे, हमें क्या पता रात को गश्त लगती है, कब लगती है हमें नहीं पता, लेकिन एक दो बार हमने देखा है अंदर जनता बाजार में करीबन आप पूरे चौक को मानेंगे तो 45 से ज्यादा दुकानें हैं। अंदर जनता बाजार में मानेंगे तो 45 से ज्यादा दुकानें। भैया अपनी दुकान ये पड़ाव मार्केट में है, अपने जनता मार्केट अपना बाजार के पास में दुकान है। किसी की दुकान है? ये कन्फेक्शनरी आइटम है, अपने होलसेल का टोटली, गोली बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। जी, क्या हुआ? ये सुबह जैसे कि मैंने कैमरा चेक किया, घर पे था मैं, सुबह कैमरा चेक करा था तो देखा तो सुबह 5 बजे से कैमरा सारे टूटे पड़े थे। फिर मैंने बैग जाके इसकी रिकॉर्डिंग देखी तो सुबह 5:10 पे करीब कोई एक लड़का आ रहा है शॉल पहना हुआ, और उसने आके पहले तो राइफल के लिए मतलब दोनों कैमरे देखे, उसके बाद सबसे पहले ये वाला कैमरा तोड़ा है, इधर ऊपर लगा हुआ है कैमरा, उसके बाद दूसरा कैमरा तोड़ा है और सारे ताले तोड़े हैं। छोटे हम एक दूसरा शटर है छोटा जिसमें हम लॉक लगाए, चाबी इसमें रखते हैं, इस चाबी का हैंडल भी उसने निकाला है। उसके बाद ताले तोड़ने के बाद उसने शटर खोलने का भी प्रयास किया है, देखो सामने आपका, पर सेंट्रल लॉक होने की वजह से शटर खुला नहीं है। किसी दुकानों में तोड़ा? यहाँ करीबन एक हफ्ते में कम से कम 10 से 15 दुकानों के ताले टूट गए। अभी 2 दिन पहले ही पीछे 3 दुकानें टूटे हैं और कल अभी 2 दुकानें बाहर टूटी हैं। वो भी अभी है। क्या गश्त नहीं होती पुलिस की? गश्त तो हम तो सब घर पे रहते हैं, अब हमको पता नहीं गश्त होती है नहीं होती है। क्या कैमरे में नजर आ रहा हो? कैमरा में आदमी नजर आ रहा है। कितने जन है? एक जना ही है आदमी। थाने पे सूचना देती? थाने में सूचना देती, थाने वाले आके देख के गए, करके गए। सब थाना चाहिए। पुष्कर पुलिस थाने में प्रशिक्षु आईपीएस शरण कामले गोपीनाथ की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आहूत की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों से आवश्यक सुझाव दिए। मुख्य रूप से पुष्कर में होली पर्व के दौरान ड्रग्स के बेचान पर सेवन पर सख्ती की मांग की। पुष्कर थाने में प्रशिक्षण काल पर आए प्रशिक्षु आईपीएस शरण कामले गोपीनाथ ने बैठक में उपस्थित सीएलजी सदस्यों से थाना क्षेत्र में समस्याओं एवं कमियों को दूर करने को लेकर आवश्यक सुझाव मांगे। पुलिस थाने में प्रशिक्षु आईपीएस शरण कामले गोपीनाथ की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आहूत की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों से आवश्यक सुझाव दिए। मुख्य रूप से पुष्कर में होली पर्व के दौरान ड्रग्स के बेचान व सेवन पर सख्ती की मांग की गई। पुष्कर थाने में प्रशिक्षण काल पर आए प्रशिक्षु आईपीएस शरण कामले गोपीनाथ ने बैठक में उपस्थित सीएलजी सदस्यों से थाना क्षेत्र में समस्याओं और कमियों को दूर करने को लेकर आवश्यक सुझाव मांगे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुडिया, पुलिस मित्र टीम के इंचार्ज अमित भट्ट, एडवोकेट विनोद पाराशर, बालकिशन पाराशर, भूमिका पाराशर, सांवरा शर्मा आदि ने शादी समारोह में रात्रि 10 बजे बाद भी चलने वाले डीजे साउंड को बंद कराने, मुख्य बाजार में 4 पहिया वाहनों के घुसने, भिखारियों के आतंक व ठेले वालों के जमावड़े पर रोकथाम लगाने, रात्रि के समय होटल में रूम दिलाने के नाम पर लपकों द्वारा यात्रियों को परेशान करने, कस्बे में होने वाली बाइक चोरी पर अंकुश लगाने, रात्रि के समय कस्बे की गली मोहल्ले में पुलिस गश्त कराने, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले बिहार वासियों का पुलिस सत्यापन कराने तथा आसपास के गांवों में हो रही 24 घंटे शराब बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की गई। पुष्कर थाने में सीएलजी की जो मेंबर्स हैं उन लोगों की मीटिंग बुलाई थी, उनमें बहुत बड़ी संख्या में सब सीएलजी के मेंबर्स उपस्थित रहे। उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने जो मेरी चीज़ें थी उनको बताई गई, उनसे कुछ सुझाव आए, जिसमें कि जो अभी लाउड स्पीकर की चीज़ें हैं, अवैध शराब है, ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले इशू है, अभी होली आ रही है उससे रिलेटेड इश्यूज़ है, फिर गश्त रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ कैसे सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, और फिर ड्रग्स वाला इशू हुआ उस पर डिस्कशन हुआ, और जो अभी होली आ रही है और उससे रिलेटेड और साइबर क्राइम वाले इशू इस पर पूरा डिस्कशन हुआ, और उसके ज़रिए हम ये कहेंगे कि हम अपनी पुलिसिंग को और बेटर तरीके से बताएंगे, और सीएलजी के मेंबर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उससे ज़रूर पुलिस स्टेशन को हेल्प होगी। को लोगों को मैं मैसेज दूंगा कि अगर आपको कोई भी इशू है तो वो आप बेझिझक थाने पे आ सकते हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उनको लेकर थाने पे आएंगे तो उनका ज़रूर सुझाव दिया जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि कहीं भी कोई गतिविधि गलत हो रही है तो उसको टॉलरेट ना कीजिए। अगर आपके कोई अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हाथीवाटा स्थित पावर हाउस में मुख्य अभियंता वाणिज्य कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। इस भवन के बनने के बाद मुख्य अभियंता वाणिज्य कार्यालय हाथीवाटा स्थित पावर हाउस में स्थानांतरित हो जाएगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हाथीवाटा स्थित पावर हाउस में मुख्य अभियंता कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। अब मुख्य अभियंता कार्यालय हाथीवाटा स्थित पावर हाउस में स्थानांतरित हो जाएगा। अभी यह कार्यालय पंचशील स्थित मुख्यालय के द्वितीय फ्लोर पर स्थित है।
इस मौके पर देवनानी ने कहा कि इस भवन के निर्माण से निश्चित रूप से 7,000 से अधिक बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इनका निर्धारण करीब 7,000 करोड़ रुपए सालाना से अधिक है। हमारे एवीनल के अजमेर के अंदर कई उपभोक्ता हैं, विशेष रूप से औद्योगिक उपभोक्ता 7,000 से ऊपर है और लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पे उनके जमा और बाकी सारे काम भी होते हैं। जी और पहले ये ऑफिस पंचशील था। पंचशील में व्यक्ति जाता था, फिर उसके बाद ये हाथीवाटा में आना पड़ता था, तो उसको 2-2 चक्कर काटने पड़ते थे। तो उसको सरलता के लिए एवीएनएल ने यहाँ पर चीफ इंजीनियर ऑफिस प्रारंभ करने के लिए भवन का निर्माण किया है। पहले ये भवन पास में ही सुप्रीम इंजीनियर एससी का ऑफिस तो था ही, लेकिन एससी ऑफिस और चीफ इंजीनियर ऑफिस अलग अलग होने से उपभोक्ता को कई परेशानियों से उनको निकालना पड़ता है। उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ये भवन लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ बन करके तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह यहाँ के व्यापारियों के लिए, औद्योगिक घरानों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा और आधुनिक ढंग से इसको बनाएं और धीरे धीरे इसको डिजिटाइज बनाएंगे तो और अधिक लोगों को राहत मिल सकेगी समस्याओं से। इसके लिए यहाँ के एमडी, टेक्निकल चीफ इंजीनियर और सभी को अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कम समय में इसको तैयार करके लोकार्पण किया है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी प्रारंभ भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ के उपभोक्ताओं को, जो कि अजमेर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूँ 7,000 से अधिक उपभोक्ता है। हालांकि उससे 1,000 के आसपास तो सोलर से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर द्वारा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में करीब 100 करोड़ की लागत से 300 कमरों का आधुनिक सुविधा युक्त विशाल भवन बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आगामी 11 मार्च को अयोध्या में किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में सेवा सदन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी गयी। श्री अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर द्वारा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में करीब 100 करोड़ की लागत से 300 कमरों का आधुनिक सुविधा युक्त विशाल भवन बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आगामी 11 मार्च को अयोध्या में किया जाएगा। सेवा सदन के अध्यक्ष राम कुमार बूतड़ा ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में सेवा सदन के नवीन सरस्वती देवी शिव किशन दम्मानी भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह 11 मार्च को अयोध्या के दशरथ कुंड के पास पंचकोशी पुराना परिक्रमा मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 10 मार्च को यज्ञ और सुंदरकांड पाठ तथा फाग महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान फूलों से होली खेली जाएगी। 11 मार्च को सुबह 8 बजे पूजा अर्चना, पूर्णाहुति और आरती होगी तथा 9 बजे भूमि पूजन व शिलान्यास किया जाएगा। खरीदी है, वहां पर हम 300 कमरों का भवन बनाना जा रहे हैं। 700 लोगों की ठहरने की क्षमता उसमें होगी। 700 लोग ठहर सकेंगे। 700 लोगों का सत्संग हॉल होगा। 2 सत्संग हॉल बड़े बना रहे हैं, जिसमें 700 लोग सत्संग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि वहां पर तीर्थ क्षेत्र में हमेशा सत्संग, कीर्तन, भजन, अनेक कार्यक्रम, कथाओं के आयोजन होते रहे। इस उद्देश्य से बना रहे हैं। उसमें मंदिर भी बना रहे हैं। भोजनशाला नित्य चलेगी। बहुत बड़ी भोजनशाला बन रही है। 2 भोजनशालाएं बनेगी, 2 किचन बनेगी और मंदिर की सेवा रोज, जैसे हमारे सारे भवनों में मंदिरों की सेवा होती है, वहां भी होगी। और मतलब हम चाहते हैं कि अयोध्या में जो श्रेष्ठतम बने हैं, श्रेष्ठतम भवन जो बने, उनकी सीमाओं का ऐलान करके हम एक बहुत सुंदर प्रकल्प तैयार करें। हमारे यहाँ पर उसकी जमीन के लिए एक ही दानदाता, डी मार्ट के मालिक श्री राधाकृष्ण जी दम्मानी ने पूरी जमीन के 14 करोड़ रुपए हमको दिए और उसके बाद में करीब ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। जब पूरा होगा तो 100 करोड़ का भवन हम अयोध्या में बनाने जा रहे हैं। और आपके पुष्कर की इस नगरी से यही तो शुरू हुआ है। यही हमारे बाबू गोविंदा जी सोनी ने इसकी नींव लगाई थी। आज पुष्कर से चल करके सब जगह अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन को पुष्कर सेवा सदन कहा जाता है, पुष्कर के नाम से जाना जाता है। कमाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसे हमारे समाज के एक प्रबुद्ध नेता ओम कृष्ण जी बिड़ला भी उसका भूमि पूजन करने के लिए आएंगे। माननीय गोविंद देव गिरी जी, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष माननीय गोविंद देव गिरी जी, जिनकी प्रेरणा से ये काम हम करने जा रहे हैं, वो भूमि पूजन में हमारा उनका आशीर्वचन रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल जी,
स्वयं तो आएंगे ही, मुझे लगता है उनकी सारी मंत्रिमंडल की टीम इस अवसर पर वहां आ रही है। किस तारीख को कार्यक्रम आयोजित होगा? ये कार्यक्रम हमारा 11 तारीख को होगा। 11 तारीख को होगा। वैसे तो कार्यक्रम 10 की रात्रि को भी हमारे हवन पूजन वगैरह चलेंगे, लेकिन 11 तारीख को सुबह से लेकर के ये कार्यक्रम दोपहर तक चलेगा, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति रहेगी। वहाँ के सारे अधिकारी, वहाँ के स्थानीय नेता, वहाँ के सांसद और राजस्थान का सारा मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ओमप्रकाश सिंह बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष और माननीय गोविंद देवगिरी जी, इन सब की उपस्थिति में हमारे समाज के भामाशाह, अनेक भामाशाह जिन्होंने करोड़ों रुपया देने की ठान रखी है, दे रहे, वो सब उपस्थित रहेंगे। आपका नाम? और उसमें हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप पधारें। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिंद स्वाति ने बुधवार को पुष्कर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड में भर्ती महिला मरीजों से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद डॉक्टर स्वाति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था सही तथा चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग कर्मी की मौजूदगी में सही पाई गयी। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिंद स्वाति ने बुधवार को पुष्कर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड में भर्ती महिला मरीजों से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद डॉक्टर स्वाति ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था सही तथा चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग कर्मी की मौजूदगी सही पाई गई। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का भवन काफ़ी पुराना है तथा यहाँ पर आउटडोर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा भवन काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखा है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान अनेक चिकित्साकर्मी उपस्थित रहे। देखिए, अस्पताल के इंस्पेक्शन में मैंने देखा कुछ कि आईसी डिस्प्ले हमें थोड़ी और अधिक चाहिए अस्पताल में, और जो भी कमियां दिख रही हैं वो मुझे लग रहा है कि अगर नया भवन निर्माण हो जाए तो सारे संसाधन पूरे हो जाएंगे और सारी सर्विसेज जो डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, वो तो बहुत अच्छी चल रही हैं। बस एक नए भवन की बहुत अति आवश्यकता लग रही है। मैडम, भवन काफ़ी पुराना है, कई अधिकारी आ रहे, नया भवन बनेगा, तो क्या लग रहा है कि चांस है? हाँ, बिल्कुल प्रोसीजर चल रहा है और बहुत जल्द ही हमें नए भवन के लिए लैंड भी अलॉट हो चुका है और आगे फिर मैडम से, कलेक्टर मैडम और सीएमएचओ मैडम से संपर्क करते हुए भवन का निर्माण। मैडम, मातृ शिशु जो योजनाएं चल रही है, इसमें किस प्रकार की योजनाएं नवाचार आ रहा है? देखिए, मातृ शिशु जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमने अब प्रति माह हर गर्भवती महिला की जांच शुरू कर दी है। पहले हम 4 ANC चेकअप्स पे फोकस करते थे, अब हमारा फोकस इतना ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पर हो गया है कि हम उन्हें हर माह 9 तारीख हो, चाहे 18 तारीख हो या 27 तारीख हो, उनको चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है। और एनीमिया जो इनमें मिलता है महिलाओं में और जिन भी कारण से वो हाई रिस्क होती हैं, उनको हम बहुत जल्दी 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उनको रेफरल नंबर दे देते हैं। हम किस व्हीकल से जाना है, कौन से अस्पताल में उनकी डिलीवरी होनी है, संस्थागत प्रसव कराना है, ऐसा पूरी समझाइश ना ही महिला को, बल्कि एक प्रसव सखी नाम जो उनके घर में रहती हैं और उनके साथ प्रसव के दौरान उनके साथ जाएंगी और उनकी व्यवस्थाएं संभालेंगी, उसको भी हम प्रसूति नियोजन दिवस के दिन ये समझाइश करते हैं ताकि किसी भी प्रकार से संस्थागत प्रसव से वो वंचित ना रहे। इस संबंध में पुष्कर अस्पताल किस प्रकार की व्यवस्था है? पुष्कर अस्पताल में देखिए, लेबर रूम में और पूरी जो ट्रायज होता है, हमारे गायनिक, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट सभी अवेलेबल हैं। बस हल्का सा लेबर रूम में हमें ये प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग पुरानी होने के कारण लेबर रूम बहुत हैवी वर्कलोड अभी हम वहाँ पे संभव कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनव कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन पुष्कर के कड़ेल में किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता आदि के बारे में जानकारियां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनव कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कड़ेल में किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत कड़ेल में कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला सखी संपत कंवर राठौड़, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला, भाजपा बूढ़ा पुष्कर के मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह रावत, LDC रहमान अली मौजूद रहे।
मेरी प्रार्थना है जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी।